मुअज्जिज़ सामईन इकराम, आप सुन रहे हैं रूबरू एफएम 103.8 मेगाहर्ज। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकील, समाज सेवी और इस शहर के अंदर कुछ बड़ा किया जाए उनका जो है सोच। मैं जनाब विश्वजीत तिवारी का स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। वकील साहब, ये कोविड से मुस्लिम और मदेशी समुदाय में कितना इफेक्ट पड़ा? आपका जो है ये बात एकदम जायज़ है। और ये कोविड-19 जो आया है, इससे मदेशी समुदाय, मुस्लिम समुदाय लगायत और भी जितना समुदाय है, सब एकदम आक्रांत है। और इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो भी चीज़ देखा जाए, सब अधिकार का इसमें हनन हुआ है। और इससे बहुत ही आक्रांत है, समुदाय ही पूरा जो है त्रसित है। और हम लोग को देखा जाए तो ये जो एक अभी आपने जो प्रश्न पूछा है, इससे तो बॉर्डर के इलाका, जो बॉर्डर हम लोग बॉर्डर के इलाके में है, नेपालगंज एक ऐसा क्षेत्र है जो बॉर्डर का इलाका है। और बॉर्डर के इलाके में रहने वाले अधिकांश समुदाय, मुस्लिम समुदाय हैं या मधेसी समुदाय के व्यक्ति हैं और समुदाय के व्यक्ति, ये बहुत ही एकदम जो है त्रसित रूप में अपना ज़िंदगी यापन, जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत आदमी लोगों ने तो आत्महत्या भी कर लिया, खाने को नहीं मिल रहा है और कुछ उनको पेशा व्यवसाय रोजगार नहीं है। देखिए, दो देश का जो एक संबंध है, नेपाल भारत का एक संबंध हम लोग देखा जाए, रोटी बेटी का संबंध, शादी ब्याह रुक गया, जनती बारात नहीं हो रहा है, जो बारात हो आना चाहिए जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, विवाह रुक गया है। और भी बहुत ऐसे जो है सामाजिक जो और सांस्कृतिक और धार्मिक अपना दो संबंध, दो देशों का जो बीच के रहने वाले नागरिकों का जो संबंध है, वो संबंध एक किस्म से हट गया है। और इससे पूरा हम लोग का ये जो समाज है, समाज ही एक जो है नया किस्म के एक समस्या के उसमें जो है जुझारू हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं कि भाई यहाँ तीन कैटेगरी के लोग हैं। एक बहुत बड़े पैसा वाले, बहुत आर्थिक रूप में संपन्न, दूसरे मीडियम क्वालिटी के, तीसरे गरीब। तो वो गरीबों का हाल ये 8 महीना में आप कैसा मूल्यांकन कर रहे हैं? आप तो पूरा घूम भी रहे हैं। ये वास्तव में आप जो अभी बात कहें, ये तीन तीन तरह का हमारा देश में सरकार भी है और तीन तरह के व्यक्ति भी हैं। जी। निम्न वर्ग हो गए, मध्यम वर्ग हो गए, एकदम धनाढ्य वर्ग हो गए। अभी तीनों का स्थिति एकदम जो है क्या कहा जाए, स्थिति सबका समस्या है। मगर जो एकदम निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, जो एकदम गरीब तबका का आदमी है, जिसको खाना लगाना दो रोटी के लिए भी उसको समस्या पड़ता है, मेहनत मजदूरी न करे तो वो भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति एकदम समझ लीजिए बहुत ही आदमी टूट चुके हैं। सरकार जो है हम लोग का सरकार है, एक बार केवल राहत के नाम में आपका कुछ दिया, चाहे 25 किलो चावल दिया या कुछ दिया, मगर उससे उतने राहत से तो नहीं हो पाया। वो राहत जो सरकार देता है वास्तव में 1450 या 1400, 1450 रुपये का एक पैकेज बना के दिया था। 6 महीना से ज़्यादा हो गया, चैत्र के लगभग 11 गते, ये 2076 साल चैत्र के 11 गते हमारा देश में यहाँ पे जो है लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन चैत्र के 11 गते हुआ। मगर उससे पहले भी कोविड-19 के कारण से जो आदमी लोग एकदम आक्रांत थे, बॉर्डर भी बंद हुआ उसी समय। और जो एक पेशा व्यवसाय करने वाले, मजदूरी करने वाले आदमी, बहुत आदमी जो है आत्महत्या भी करे हैं। इसका रिकॉर्ड हम देखेंगे तो जिला प्रशासन कार्यालय में एक रिकॉर्ड भी है, जिसका जो है हम लोग देखेंगे, उससे उतने आदमी जो है बेचारे मर भी गए, कोई पलायन हो गए, कोई बेचारे जो है दो 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 टाइम का जो खाना खाते थे वो एक टाइम का खाना खाने लग गए हैं। ऐसा ऐसा स्थिति है। इस स्थिति के कारण से आदमी बहुत ही एकदम जो है डिप्रेशन में है, भयभीत हैं। और जो उनका बाँचना पाउने अधिकार जो हमारा संविधान जो है कहता है, संविधान के धारा 16 में सम्मानपूर्वक बाँचना पाउने अधिकार का पूर्ण रूप से उल्लंघन और हनन हो रहा क्योंकि नागरिक समुदाय की तरफ से हम लोगों का प्रथम दृष्टि से हम लोग जो है इसको एकदम उठाते हैं बात। जैसा कि अब विगत में जो है सरकार ने सब कोविड का जितना भी इलाज है वो भी फ्री कर दिया था। बाद में बीच में जो है कोविड के इलाज के लिए खुद कराने के लिए और गरीबों के लिए कहा था कि हम छूट देंगे, गरीबों के लिए नहीं होगा। लेकिन इस अवस्था को पार करने के लिए क्या योजना होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए?
एकदम ये भी हमारा सरकार जो है, जो देश में अभी सरकार है, वर्तमान सरकार, इसने घोषणा तो हमारे देश में नीति बहुत अच्छा है। देखिए, आप नीति में जाएंगे, संविधान में जाएंगे, कानून में जाएंगे तो नीति बहुत अच्छा है, मगर जो नियत होना चाहिए, एक नियत अच्छा होना चाहिए। क्या नीति के साथ में नियत, जो नियत साफ होना चाहिए, नियत अच्छा होना चाहिए, नियत ईमानदार होना चाहिए। नियत में ईमानदारिता नहीं है। संविधान में लिखा है कि सबको जो है निःशुल्क रूप में औषधि उपचार मिलना चाहिए, मगर यहाँ किसी को निःशुल्क रूप में औषधि उपचार नहीं है। अभी भी आप जाइए, औषधि उपचार के नाम में आपका यहाँ कोरोना हॉस्पिटल है भेरी में, उस भेरी में हमारे लोग के साथी लोग भी वहाँ बिरामी होते हैं, जाते हैं। लोगों ने हम लोग से फ़ोन से भी बात करते हैं, एफएम से भी बात करते हैं, वो अपना बात दर्शाते भी हैं कि यहाँ पे जो औषधि होता है, रेमडेसिविर नाम का एक औषधि है, वो अभी भी खरीद के बाहर से लाना पड़ रहा है। देखिए, वो आपको जो भी कोई होगा उसको लिख देते हैं। औषधि बहुत महंगा है, लगभग 8 डोज की 6 डोज का है। हमारे मित्र एक मधुर पाठक जी हैं, उनका एफएम में हमने सुना था कि कहते हैं बहुत वो बाहर से मंगाते हैं, वो बाहर से खरीद कर लाइए तब आपको जो है वो लगाएंगे कहकर वो बोलते हैं। देखिए, ये ऐसा चीज़ का वहाँ का चित्रण है, जबकि संविधान में लिखा है कि सम्मानपूर्वक वासना पाने अधिकार, निःशुल्क रूप में स्वास्थ्य का उपचार का हक, ये सब चीज़ लिखा है। देखिए, लिखा के चीज़ वो पालन नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, जिससे जनता जो है एकदम भयभीत है, त्रास है, सरकार के प्रति एकदम जो है आक्रोश है कि ये सरकार जो है वास्तव में लिखता केवल है, कहता कुछ नहीं है, करता भी नहीं है। जिससे जनता जो है एकदम सरकार के प्रति, ये सरकार जो है, अब ये सरकार के प्रति कैसे वो दिखाया जाएगा कि आम जनता और पब्लिक का जो है एक त्रास की स्थिति में है वो लोग। जैसा कि लोग पलायन हुए, बहुत से लोग जो है पेशा व्यवसाय छोड़ दिए, तो इसका वैकल्पिक रास्ता क्या होना चाहिए? सरकार क्या करना चाहिए या स्थानीय प्रशासन को क्या करना चाहिए? ऐसा ये जो आपने प्रश्न उठाया बहुत जायज़ प्रश्न है और समय सांदर्भिक भी प्रश्न है। सबसे पहले तो हम लोग जिस देश के नागरिक हैं या जिस नगर पालिका के नागरिक हैं, वहाँ पे मैं क्या हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा क्या है करके एक डाटा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके देश में कितने, आपके नगर पालिका में कितने गरीब आदमी हैं, कितने आदमी कामदार हैं और किस किस काम से ये लोग वाकिफ़ हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस चीज़ में इसका सीप है, इसका एक डाटा होना चाहिए, तथ्यांक होना चाहिए। जो डाटा और तथ्यांक अभी तक नहीं है, आज के डेट तक इन लोगों ने नहीं बनाया। हम लोग जो है एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, जो जनहित याचिका सार्वजनिक सरोकार के मुद्दा में हम लोग हाई कोर्ट में मुद्दा लगाने वाले व्यक्ति हैं। हम लोगों ने ही हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दिया और यहाँ के नेपालगंज हाई कोर्ट ने वो आदेश भी किया है। बाकी और बर्दिया के सब स्थानीय तह के नाम में क्या आदेश दिया है कि आप जो है, आपके वहाँ पर कितने श्रमिक हैं, कितने क्या व्यक्ति हैं, उनका आप डाटा एक ठो बना के रखिए। और लगभग 5-6 महीना हो गया उस आदेश को जारी किए हुए, अभी तक वो आदेश के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, ये डाटा ही नहीं है इनके पास में, जिसको चाहते हैं जो अपना आदमी, उसी को ये लोग जो है राहत दे देते हैं, क्योंकि जनता का जो है एक आवाज़ है क्या। तो एक डाटा होना चाहिए कि हमारे वार्ड में कितने जो है कामदार हैं, कितने गरीब हैं, कितने धनाढ्य हैं, किसको किसको राहत चाहिए। तो एक बात ये रहा। दूसरा बात जो है, जो आदमी पलायन हो गए हैं, पलायन होने के बाद में आदमी लोग अपना जो है रोज़गार चेंज कर दिए हैं, तो संविधान में लिखा है, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट में लिखा है कि रोजगारी का अधिकार, श्रम का अधिकार कौन दे? सरकार दे। तो सरकार हमारे देश में कौन कौन सरकार है? 3 सरकार है। एक हो गया संघीय सरकार, दूसरा हो गया प्रदेश सरकार और तीसरा हो गया स्थानीय सरकार। तो ये तीनों सरकार जो है मिलके कुछ ना कुछ तो इनका तथ्यांक और सिस्टम तो बनाना चाहिए। जबकि राहत का पैसा जो आया था कि राहत दिया जाए, वो दिया जाए, वो किसके लिए आया था? श्रमिक वर्ग के लिए आया था क्या? श्रमिक वर्ग के लिए जो काम नहीं पा रहे हैं उनके लिए दिया जाएगा अगर आया था। अभी भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना आता है, मुख्यमंत्री का अपना जो है फंड है, कृषि में बहुत फंड है। बहुत आदमी अपना जानकारी नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे कहाँ से पैसा लाया जाए करके आदमी अभी जो है बहुत ही त्रसित और भयभीत की स्थिति में है। जैसे कि यहाँ अभी शहर के अंदर पुराना रिक्शा, टांगा, ये भी सब चल रहा था, लेकिन ये 8 महीना तो पूर्ण रूप से बंद हो गया। अब इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? जैसे कि वो सब्जी वाले बेचारे जो रोड पे लगाते हैं, तो उसको तंग भी किया जाता है, उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है, और ये कोविड भी है। तो उसके लिए आप तो नागरिक समाज के अगुवा हैं, शायद अध्यक्ष ही हैं, तो क्या होना चाहिए? नगर पालिका को क्या करना चाहिए? इसके लिए अब स्वास्थ्य का मापदंड भी एक है।
जो स्वास्थ्य का मापदंड भी होना चाहिए, क्योंकि कोरोना भी है देखिए, जीवन को भी बचाना है और रोजगार भी बचाना है और साथ में 2 पैसा कमाना भी है देखिए। इस मुताबिक हम लोगों को सबसे पहले प्लान बनाना चाहिए। क्या सरकार के पास में ऐसा कोई प्लान और इफेक्ट नहीं है? जैसे आप रानी तालाब देखिए, वहाँ पे भीड़ इतना होता है, मगर वो भीड़ को, तरकारी मंडी जो है, वो भीड़ को नियंत्रित और एकदम सीमित कैसे बनाया जाएगा के बारे में सरकार का भी प्लान होना चाहिए। कि वहाँ आप सैनिटाइजर रख दीजिए, दुकानदार को भी कहिए मास्क लगाइए, जो आदमी आए उसको भी कह दीजिए मास्क लगाइए। या बिना मास्क के सब काम हो रहा है देखिए, है ना। जो एक सरकार का जो एकदम गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। दूसरा, सरकार को एक नीति नियम क्या बनाना चाहिए, नीति नियम के साथ में कार्यान्वयन वाला, जो कार्यान्वयन क्या करना चाहिए कि जो हम लोग के श्रमिक लोग हैं, जो कामदार हैं या जो तरकारी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, तांगा वाले हैं, इनके बारे में भी वैकल्पिक उपचार का कोई, वैकल्पिक उपाय का भी कोई व्यवस्था करना चाहिए। तो सरकार के पास में नहीं है। सरकार को उनको कोई ना कोई फंड देना चाहिए कि आप लोग, चलिए ठीक है, आपके पास में अभी कोविड था, आप लोग ऐसा ऐसा काम करिए, ऐसा करिए, दूसरा कोई काम धंधा आप लोग प्रयोग करिए जिससे आप अपना जीवन बचाइए। जीवन बचाने का एक आधार जो है सरकार को एकदम बना के उन लोगों को देना चाहिए, जो अभी सरकार नहीं दे रहा है। देखिए, इससे क्या है आदमी में कि हम इस देश के नागरिक हैं, जहां हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, जनता के मन में भड़ास है, डर है, त्रास है, कहीं जाके कुछ और भी कोई काम ना हो, अगर इन लोग के मन में एक तो त्रास की स्थिति, वातावरण बन रहा है। देखिए, जैसे कि अब वकील साहब, आप नागरिक समाज के अगुवा भी हैं, आपने कहा कि भय, त्रास है ही है, लेकिन अभी जो कोविड का जो अभी तक हमने देखा है बेरी हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में, उसमें जो गरीब तबका के लोग हैं वो कम प्रभावित हुए। ज़्यादा लोग धनाढ़ या कोई रोगी, उसके अलावा कम ही लोग प्रभावित हुए। जो रोज़ मजदूरी करने वाले लोग कम ही प्रभावित हुए। तो इसका एनालिसिस किया कभी आपने? नहीं, इसका एनालिसिस एकदम आपका प्रश्न जायज़ है। देखिए, गरीब क्या होता है बेचारा, जो है उसको सर्दी भी लगता है, खांसी भी आता है, सब चीज़ आता है, मगर वो अपने गरीबी में भूल जाता है। देखिए जी, और जब आपके पास में दवाई का, जैसे दवाई के आपके पास में पैसा होगा तभी तो आप एक दवाई का टिकिया ले सकते हैं। वो गरीब दवाई नहीं लेता है, उसके सट्टा वो दूसरा कुछ ले लेता है। देखिए, चाय पी लेगा, वो कर लेगा, उसको खांसी लगा रहता है, वो टेस्ट करने के लिए उसको जो है कोई लेके नहीं जाता है कि ज़बरदस्ती यहाँ टेस्टिंग का कोई वो उपाय तो नहीं है। आप टेस्ट कराने के लिए भी जाएंगे तो सरकार ने क्या ला दिया है, अभी तो बीच में निःशुल्क रूप में लाया है, मगर आदमी की सोच क्या है कि निःशुल्क नहीं है, अभी पैसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी मीडिया और इसमें आ रहा है जनता के जो है मन में कि 2000 रुपया आपके पास में होगा तब आप PCR टेस्ट करा सकते हैं कहकर। तो जनता जो है टेस्ट ही नहीं कराने जा रहा है। गरीब को भी लगता है ये रोग, ना धनी ना गरीब ना हिंदू ना मुस्लिम, सबके कोरोना तो सबको लग रहा है ना। ये कोरोना जो है ऐसा चीज़ है कि सबको लगता है, मगर धनी आदमी जाके टेस्टिंग करा लेता है। वो उसको जहाँ टेस्टिंग कराया पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होने के बाद में वो जो है आदमी अपना वही हिसाब से जाता है। मगर गरीब आदमी के पास में भी, गरीब को भी लगता है, मगर वो टेस्टिंग नहीं कराता है बेचारा, अपने जो है उसी में वो चाय पी के ही निकाल देता है कोविड को, गर्म पानी की पी के ही निकाल देता है। ये एक समस्या है जिसका टेस्टिंग जो है मीडियम वर्ग और धनी वर्ग ही केवल करा रहे हैं, गरीब जनता नहीं करा रहा है। बीच में जो आप नरैनापुर का घटना सुन रहे थे, वहाँ गरीब जनता का टेस्टिंग होता था, गरीब का टेस्ट के लिए जो है वो हिसाब से बनाया था, तो वहाँ देखते थे आप नरैनापुर में कितना भयावह स्थिति था। अभी क्या है, सरकार ने बना दिया है, प्रत्येक स्थानीय सरकार को यह पैसा दिया हुआ है कि आप अपने जो है किसी को भी परीक्षण या कुछ कराना है तो आप अपने मार्फत गांव पालिका नगर पालिका के मार्फत कराइए, मगर जनता को ये जानकारी नहीं है। देखिए, अभी भी नरैनापुर गांव पालिका में ये जो है जनता को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जाएंगे टेस्टिंग कराएंगे तो हमारा निःशुल्क जो है होगा गांव पालिका मार्फत। प्रत्येक गांव पालिका को ये अधिकार दिया हुआ है। आज ही न्यूज़ आप लोगों के मीडिया से आया था कि स्थानीय तहने जो है जो बनाया है कोरोना टेस्टिंग के बारे में, वो डुड़वा गांव पालिका, नरैनापुर गांव पालिका के एक आदमी भी टेस्टिंग नहीं कराया है। रे वो वैसे के वैसे है। गांव पालिका का दायित्व नहीं है? दायित्व हो तो नागरिक का एकदम 100% दायित्व है। गांव पालिका जो है अपने जो कानून बनाता है, जो कानून बनाया वो अपने जनता को बताए, प्रचार प्रसार के माध्यम बताए। इसी को कहते हैं जानकारी का हक। जानकारी का हक जब तक आप नहीं देंगे, इसी के लिए तो मीडिया बना है, पत्रिका बना है कि आप लोग जो है FM बना हुआ है, आप लोग की मार्फत अपना जो है हम लोग क्या क्या कानून बनाए हैं सबको जानकारी कराएं, अपने नागरिक को जानकारी कराएं, और जितना भी सेवा सुविधा हो आप लोग आके ले जाएं। अगर जितने जानकार आप जनता को बनाएंगे उतना ही आप सरकार जो है सशक्त और मजबूत बनाएंगे। सोच होना चाहिए, मगर यहाँ पर सोच क्या होता है, जानकारी न दीजिए, जितना आया है सब अपने आप
काम कर लो कहकर वो होता है सोच। ये सोच गलत सोच है। जनता भी अब जागरूक हो गया है, जनता भी सोचता है मैं कुछ चेंज करूं, मैं भी कुछ परिवर्तन करूं। जैसे हम लोगों ने अभी आपको हमने बताया था PIL हम लोगों ने इस दौरान 5 PIL किया गया कोविड-19 के समय में। एक सबसे पहले हम लोगों ने चैत्र के 3 गते, जैसे चैत्र के 11 गते कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ, उससे चैत्र के 3 गते नेपालगंज हाई कोर्ट ले हम लोगों ने एक केस डाला था, मुद्दा डाला। उसी में अदालत ने आदेश दिया कि निःशुल्क परीक्षण होना चाहिए, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार होना चाहिए, और प्रत्येक कार्यालय में, प्रत्येक स्कूल, कार्यालय, संघ संस्था में हाथ धोने का जो है साबुन रखा जाए, हाथ में लगाने वाला सैनिटाइजर दिया जाए, सबको निःशुल्क मास्क दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया चैत्र के 3 गते, नेपालगंज हाई कोर्ट ने। उसके बाद में फिर हम लोगों ने लगाया मुद्दा। हाई कोर्ट ने 5 रिट निवेदन में बहुत ही अच्छा लैंडमार्क आदेश किया हुआ है। आदेश का कार्यान्वयन भी हो रहा है, देखिए बहुत आदेश का कार्यान्वयन भी हो रहा है। अब स्थिति क्या है, हम लोग जाते हैं कहते कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, तो लोग क्या कहते हैं हमारे लोग इसमें स्रोत नहीं है, स्रोत नहीं है बोलते हैं। तो स्रोत का बाड़ फाड़, स्रोत का एलोकेशन करने वाला तो सरकार है। सरकार प्रमुख रूप से जिम्मेवार होना चाहिए। सरकार जो है अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, देखिए अपनी जिम्मेवारी अपने जो है उससे यहाँ भागने की स्थिति है, जिससे जो है अभी का स्थिति जो है भयावह है। जैसे कि आज से 3-4 महीना पहले गंगापुर गांव पालिका में मैक्सिमम 50 से 100 लोग निकल रहे थे, एकाएक टेस्टिंग रुका, स्थिति के बारे में आप कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए जो है क्या होना चाहिए, यहाँ के जो प्रशासन है या CDO हैं या SP, उनको दबाव करना चाहिए कि टेस्ट कराइए, क्या है अवस्था? एकदम आपका जो बात एकदम जायज़ है। गंगापुर गांव का नरैनापुर गांव पालिका, आपका कहने का मतलब नरैनापुर गांव पालिका, वहाँ पे नरैनापुर गांव पालिका में पहले टेस्टिंग होता था तो बहुत दिख रहा था। अब आजकल टेस्टिंग ही नहीं है। आपका एकदम प्रश्न एकदम जायज़ है। टेस्टिंग का जितना आप बढ़ाएंगे, देखिए टेस्टिंग आप जितना बढ़ाएंगे उतना जो है आपको पॉजिटिव निकलेगा। पहले एक होता था, एक आदमी होने के बाद में पूरा जो है मोहल्ला सील हो जाता था। अब तो पूरा घर निकल रहा है, पूरा वार्ड निकल रहा है, पूरा ठाव निकल रहा है, तभी भी कुछ नहीं हो रहा है ना। एक टेस्टिंग का जो उठाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, टेस्टिंग भी नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के अधिकार से आदमी वंचित हैं, देखिए जानकारी पाने अधिकार से भी आदमी वंचित हैं, जिससे सम्मानपूर्वक बाँचना पाने अधिकार जो आदमी का एक होता नहीं है फंडामेंटल राइट, वो राइट से आदमी वंचित अभी महसूस हो रहे हैं। उसके बाद में हम नागरिक समाज का भी दायित्व क्या बनता है, कर्तव्य भी हमारा बनता है। वो अधिकार से वंचित है तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, कानून क्या क्या है, कानून अगर है तो उसके बारे में आवाज़ उठाना हमारा लोग का कर्तव्य है। हम एक कानून व्यवसायी के हैसियत से, वकील के हैसियत से हम लोग आवाज़ उठाते हैं, नागरिक समाज की तरफ से आवाज़ उठाते हैं कि ये पैसा का जो है जो बाढ़ फाड़ होता है, पैसा आया तो गया कहाँ, है ना। एक जो है ये भी एक जिम्मेवारी बनता है। उस समय के हिसाब से जो आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, एकदम जो है इसका टेस्टिंग भी होना चाहिए। क्या फ्री टेस्टिंग, प्रत्येक आदमी जो भी आए, जिसका पहुंच नहीं है उसका भी फ्री टेस्टिंग होना पड़ा, जिसका पहुंच है उसका तो हो ही जाता है। प्रत्येक जो है वार्ड में टेस्टिंग का अभियान करना चाहिए। और साथ में अब कोविड का जो है वैक्सीन भी आने का संभावना बहुत ही प्रबल है। अगर वो वैक्सीन आ जाता है तो वैक्सीन आने के बाद में सबको निःशुल्क रूप में वैक्सीन लगना पड़ा। गया ये नहीं कि पहले CDO साहब को लगे, पहले SP साहब को लगे, पहले माननीय मंत्री जी को लगे, पहले मेयर को लगे, ऐसा बात नहीं है। पहले वो गांव के गरीब आदमी को, गरीब तबका के आदमी को, सबको जो है बराबर के दर में सबको कोविड का वैक्सीन सरकार जो है निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराएगा। हमारा आपका जो है डिमांड, मैं आज के आपके FM के मार्फत ये सरकार को जो है आग्रह मांग भी करता हूँ कि प्रत्येक का कोविड वैक्सीन निःशुल्क रूप में प्रत्येक को जो है लगना चाहिए, पैसा ना लेके। फिर यहाँ क्या होगा, चलखेल हो जाएगा। देखिए जो गरीब आदमी है वो नहीं पाएगा वैक्सीन, जो अमीर आदमी है वही वैक्सीन पाएगा, या जिसका पहुंच है, जिसका राजनीति में दबदबा है, पहुंच है, वही पाएगा। ऐसा नहीं, प्रत्येक नेपाली नागरिक को वैक्सीन लगने का अधिकार निःशुल्क रूप में पाने, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। आपके FM के मार्फत मैं सुन रहे हमारे सरकार सरोकार वाले व्यक्ति को जो है आग्रह करना चाहता हूँ। जैसे कि वकील साहब, मेरा सवाल है, जैसे लोग टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं बहुत लोग, दूसरी तरफ बात क्या है कि जिन लोगों को कोरोना हो रहा है वो चुपचाप जानते हैं कि हो चुका है, टेस्ट नहीं कराया तो कुछ उसका लक्षण दिख भी रहा है, वो लोग भी लुक रहे हैं, वो कराना भी नहीं चाहते हैं। उसके लिए क्या प्रचार
प्रसार की कमी है कि सिस्टम की कुछ बिगड़ा हुआ है, क्या आप कैसा लेते हैं? मैं कैसे लेता हूँ कि मुझे क्या लगता है, मन में डर है, त्रास है। देखिए कि अगर मैं या कोरोना दिखा दिया तो मुझे समाज क्या कहेगा, एक बात। दूसरी बात क्या कि हमारा औषधि उपचार अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारे पास में पैसा नहीं है। रेमडेसिविर नाम का जो औषधि है, वो औषधि अगर निःशुल्क रूप में यहाँ देने लग जाए, या किसी को कोरोना हो जाए या निःशुल्क है कहकर अगर आ गया, तो प्रत्येक आदमी अपना टेस्टिंग कराएगा। पैसा के अभाव में, गरीबी के अभाव में आदमी जो है ये सब टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करा रहा है, मेरे विचार में है। और एक जानकारी के अभाव में भी है, जानकारी के अभाव में कि ये कोविड कुछ नहीं है, आप लोग टेस्टिंग कराइए, 2 मीटर का जो है जो दूरी है वो दूरी बनाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। जो ये कहना चाहिए, प्रचार प्रसार का एकदम जो है व्यापक रूप से करना चाहिए, और निःशुल्क औषधि उपचार है कहकर एक जो है व्यापक रूप से करना चाहिए। वो चीज़ के अभाव के कारण से मुझे लग रहा है कि आदमी में, जनमानस में एक डर है, त्रास है। देखिए डर और त्रास के कारण से, भय के कारण से आदमी लोग टेस्टिंग से थोड़ा मुकर रहे हैं। नहीं, जैसा कि अब टेस्टिंग से कर रहे हैं वो तो है ही है, आर्थिक रूप में भी उसका एक समस्या है ही है। तीसरा चीज़ क्या है कि भ्रम भी बहुत ज़्यादा है, भ्रम भी ज़्यादा है। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए योजना, जैसे नागरिक समाज का भी दायित्व है, ये संचार कर्मी का भी दायित्व है, तो उसके लिए जो है कोई योजना आप लोगों ने कुछ बनाया? अब हम लोग का योजना क्या है, हम लोग तो अब जनता को एक जागरूक कराने का हम लोग का एक नागरिक समाज का माध्यम होता है, आपके एफएम के मार्फत, मीडिया के मार्फत, सामाजिक संजाल के मार्फत, कि प्रत्येक नागरिक को जागरूक कराया जाए। ये जो कोविड-19 है, इसे आप डर ना मानिए, कोई त्रास ना मानिए, अपना टेस्टिंग कराइए। सरकार को भी आग्रह करते हैं कि प्रत्येक जो है भाषा में, यहाँ क्या होता है, भाषा जो है आदमी समझ नहीं पाता है। देखिए भाषा ना समझ के कारण से प्रत्येक भाषा में आप इसको उल्था करके कोविड-19 का उसके बारे में प्रचार प्रसार लाइए, नेपाली में भी लाइए, उर्दू में लाइए, हिंदी में लाइए, अवधी में लाइए, थारू भाषा में लाइए, आपके जैसे एफएम के मार्फत लाइए। सरकार का ये जिम्मेवारी बनता है। देखिए सरकार क्या करता है, वो जो है जो कोई भी प्रचार प्रसार का माध्यम होता है एक ही भाषा में ला देता है, जिससे आदमी, जनता समझ नहीं पाता है। क्या जनता को जानकारी पाने एकदम जो हक है अपने भाषा में जानकारी पाने हक से वो वंचित हो रहे हैं। और हम लोग का एक नागरिक समाज का भी दायित्व हम लोगों ने रीड भी डाला कि प्रत्येक भाषा में प्रचार प्रसार का जो है माध्यम बना के उसको प्रयोग किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में रीड डाला गया। हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि आप जो है प्रत्येक भाषा में बताइए, सबको बनाइए, और कोविड-19 का एक जो है नीति नियम बनाइए, इसका न्यूनीकरण और जो है रोकथाम के लिए एक नीति नियम बनाइए करके प्रत्येक स्थानीयता को, बाकी और बर्दिया के स्थानीयता को हम लोगों ने मुद्दा डाला। हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है देखिए, मगर अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। इससे क्या होता है कि अब हाई कोर्ट का आदेश कार्यान्वयन न करना मतलब अदालत का अवहेलना होता है, अदालत के आदेश का जो है अवहेलना करना हुआ। तो ये सब चीज़ कानून के शासन, मानव अधिकार में ये चीज़ सबको सोचना चाहिए, सरोकार वाला व्यक्ति को भी सोचना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मुद्दा में, ये कोविड-19 के बहुत ही मुद्दा में निःशुल्क रूप में औषधि उपचार कराओ अगर आदेश दिया सरकार के नाम में, नेपाल सरकार के नाम में, मगर नेपाल सरकार पटक पटक नहीं टेर रहा है। नेपाल सरकार कभी जो है कोरोना के नाम से 2000 रुपया लो, औषधि उपचार के लिए जो है आप 1 लाख रुपया पहले धरोहरी रखाओ, क्योंकि जो हम लोगों ने मीडिया और पत्रिका, सामाजिक संजाल के माध्यम से देख रहे हैं, तो वही में फिर अदालत का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मुद्दा भी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, विचाराधीन भी है। देखिए स्थिति हमारे देश के जो है नाजुक है, यहाँ कानून का शासन भी नहीं है। देखिए कानून का शासन न होके नून का शासन जैसे कहते नहीं है, का हटा के नून की ओर रख दिया है। कानून को आप अगर सही से सोचिए तो का हटा के नून का शासन वाला देश न बने। ये कानून का शासन अगर रहेगा, मानव अधिकार लोकतंत्र का अगर रक्षा करना है तो कानून का शासन सबको मानना जरूरी है। देखिए कानून के आगे, कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है, और कानून के नीचे ही चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे इस देश का एक गरीब आदमी भी हो, वो कानून के अंडर में रहकर ही काम करेगा। तो उसी में सभी का सम्मान और सम्मान पूर्वक बाँचना पाने अधिकार, जितना भी मानव अधिकार का रक्षा है वही अधिकार से ही रक्षा होगा। जैसे कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट की बात की आपने, तो अब जो कार्रवाई निकाय है वो चुप, वो कर नहीं रहा है, तो उस अवस्था में जो है अदालत क्या कर सकता है? अदालत अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है कि अगर अदालत कोई भी मुद्दा में या कोई भी जो है चल रहा हो वाले मुद्दे में आदेश देता है, वो आदेश अगर अंतिम है
तो उस आदेश का अवहेलना अगर कोई कर रहा है, आदेश का अवहेलना कोई करता है, तो ये 3 तरह का होता है। जैसे जिला अदालत के आदेश के अवहेलना किया तो जिला अदालत में मुद्दा चलेगा। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुआ मुद्दा का आदेश अगर का अवहेलना कोई करता है तो उसका हाई कोर्ट के अंतर्गत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर अवहेलना अगर कोई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चलेगा। उसमें क्या है कि अगर कोई अदालत का अवहेलना कर रहा है तो उसको सजाए का व्यवस्था क्या है कि 1 वर्ष तक सजाए और 10,000 रुपया जरिमाना का कानूनी व्यवस्था है। देखिए 10,000 मतलब अदालत का जो है आदेश अगर कोई भी उल्लंघन करता है, उल्लंघनकर्ता को 10,000 रुपया जरिमाना, 1 वर्ष का सजाए का जो है कानूनी व्यवस्था है। मगर वो 10,000 मतलब वो 10 अरब रुपया से ज़्यादा हो गया है। 1 वर्ष मतलब बहुत ही वर्ष है क्या। अदालत के अवहेलना में सजाए होना बहुत बड़ी बात है। इसको जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं और कोई भी मुद्दा इसके ऊपर लगा सकता है। जनहित याचिका भी लग सकता है। कोई भी आदमी अगर अदालत का आदेश नहीं मान रहा है तो कोई भी आदमी जाके अदालत में कोर्ट में मुद्दा लगा सकता है, बशर्ते किस अदालत का अवहेलना हुआ है ना, वो है इसका आदेश का, अदालत का आदेश का जो है व्यवस्था। जैसे कि आपने इसको डिटेल बताया कि ये करने से ऐसा होगा, तो बात क्या है कि जब इतना आदेश करने के बाद में फिर आपने कभी लगाया या सोचा कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप तो नागरिक समाज के अगुवा भी हैं, मुद्दा भी बार बार लगा रहे हैं। इसका क्या होता है सर, आप प्रश्न एकदम जायज़ है। जहाँ पे जो है हमने आपको पहले बताया था कानून का शासन और नून का शासन, क्या जहाँ पे पत्रकार जो है, सचेत पत्रकार, सचेत वकील, सचेत नागरिक समाज, सचेत जनता, है ना, जनता भी वास्तव में प्रश्न पूछने का अधिकार है कि कोर्ट से जब आदेश हो जाता है तो कोर्ट के आदेश का पालना क्यों नहीं हो रहा है। जनता को भी जो आवाज़ उठाना चाहिए, जनता को जो जागरूक होना चाहिए, ये एक माध्यम हो गया। कानून के शासन में बहुत बड़ा चीज़ है जनता। देखिए पीपुल पावर बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो पीपुल पावर, पीपुल को पावर कौन देता है? हम जैसे, आप जैसे पत्रकार, हम जैसे वकील, नागरिक समाज, पूरा समुदाय ही जो है पीपुल पावर जो है के रूप में हम लोगों को देखता है। और वो जो क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि पड़क पड़क हम लोग RTI जिसको कहते हैं, सूचना के अधिकार के मार्फत भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि अदालत ने इतनी मिति में आदेश दिया था, आदेश का उल्लंघन क्यों आप कर रहे हैं, आदेश का पालना क्यों नहीं कर रहे हैं। मगर वहाँ सरोकार वाले जो होते हैं, जिसके पक्ष में जो है विपक्ष में आदेश होता है, उन लोगों ने क्या कहते हैं कि हम लोग कर ही रहे हैं, अदालत के आदेश को हम लोग अवहेलना नहीं कर रहे हैं, अदालत के आदेश के पालना कर रहे हैं, कागज़ में वो लोग लिख के भेज देते हैं। मगर कोर्ट जो है उसको देखता है कि क्या क्या प्रूफ है, क्या क्या एविडेंस है, एविडेंस के आधार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये अगर कहीं अवहेलना कर रहा है तो अवहेलना जब करने का होता है तो अदालत उसको बुला के फटकार लगाता है, डांटता है कि तबाइले अदालत को आदेश सही किना मानी राखरू बचना, तबाइले किना सजाए कर रहे हैं। कोर्ट जो है उसके नाम में आदेश भी जारी करता है और सजाए भी हुआ उदाहरण भी है। जैसे कि अदालत कमेटी भी बना सकता है, छानबीन कर सकता है। छानबीन कमेटी बनाता है। देखिए बहुत मुद्दा में, जैसे राप्ती पारी का विद्युतीकरण के मुद्दा हुआ है ना, इस ऐसे मुद्दा में अदालत जो है कमेटी एक बनाता है कि किसको कहते हैं ये कि मतलब मेंडेमस, इसको कहते हैं कंटिन्यू मेंडेमस। मतलब अदालत जो है करता है कि छानबीन बनाता है कि आदेश जो है इतने दिन के अंदर आप पालना करिए, और एक समिति, छानबीन समिति भी बना सकता है कि क्यों नहीं हुआ, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अभी तक काम नहीं हो रहा है। अगर जैसे राप्ती पारी का आपका जो है विद्युतीकरण का बात हो गया, राप्ती पारी का हॉस्पिटल जो भेरी हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर नहीं जा रहा था, डॉक्टर को भेजो करके अदालत ने आदेश दिया। ये सब चीज़ें, तमाम ऐसे मुद्दाओं में अदालत आदेश कर सकता है। देखिए अंत में क्या कहना चाहेंगे, ये कोविड के विषय को भी जोड़कर कि क्या करना चाहिए, और अंत में आप नागरिक समाज के अगुवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब अंत में तो सबसे पहले हमको जो बुलाया, अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नागरिक समाज भी एक सचेत नागरिक समाज होना चाहिए। जनता भी एक जो है, जनता ही जनार्दन है, या जनता के पावर में जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग करे, अपना भी सचेत हो, समाज को भी सचेत कराए, और जो है कानून का शासन, मानव अधिकार की रक्षा के लिए जनता को भी उठना चाहिए। और ये कोविड-19 के समय में जो कानून बनता है, जो सूचना प्रसारित होता है सरकार की तरफ से, गैर सरकारी संघ संस्था की तरफ से, इसका पूर्ण रूप से पालन करके हम लोगों को अभी बचना है और बचाना है। देखिए बचना और बचाना भी है, और समाज को बचाना भी है ना, और साथ में अपने जो है परिवार को भी बचाना है। तो इस हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
इस कार्यक्रम में हमारे अधिवक्ता, समाजसेवी और नागरिक समाज के अगुवा जनाब विश्वजीत तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम से मैं विदा लेना चाहूँगा।